कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी ठीक होंगे। वीडियोस आ रही हैं, उन्हें देख रहे होंगे, सीख रहे होंगे और इन्जॉय भी कर रहे होंगे। इन्जॉय जब तक आपके अंदर विल पावर नहीं आएगी ना, जब तक आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे चीज़ों को पढ़ने में, चीज़ों को सीखने में, तब तक आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। कहते हैं ना कि जब तक आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं आएगा वो चीज़ आपको समझ नहीं आएगी। किसी को कोई सब्जेक्ट, किसी को, जब तक आप उसको समझते हैं ना तो आपको मज़ा आता है पढ़ने में। तो मेरा ये आप लोगों को सजेशन है कि अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में वो सब कुछ आप लें, सब कुछ अचीव करें जो आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यू नीड टू लर्न द थिंग्स वेरी केयरफुली। प्रेजेंस ऑफ माइंड हो, देखते हुए आपको समझना है, ठीक है। पिछले टॉपिक मैंने जो लिए वो मैंने आपकी डिमांड पे मैंने सिविक्स के भी टॉपिक्स लिए, ज्योग्राफी के भी टॉपिक्स लिए। अब मैं चाहूँगी कि फिर से अगेन आई वॉन्ट टू सॉल्व योर मिस्ट्री हिस्ट्री, और उस मिस्ट्री हिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए एक और टॉपिक लेके आई हूँ मैं जिसका एंशिएंट हमारी हिस्ट्री से ताल्लुक़ है, दैट इज़ रिलेटेड टू द एंशिएंट हिस्ट्री, और इसको हम नाम देंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि इस टॉपिक का नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों है। वैसे तो आप इसको 6th क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपको पता ही है, और पिछले वीडियोस में आपको मैंने बताया भी है कि इंडस इज़ अ रिवर सिस्टम। तो उससे पहले ये आप समझिए कि किसी भी सभ्यता का विकास, सभ्यता मीन्स एक कल्चर, हम क्या कहते हैं, ही इज़ वेरी सिविलाइज पर्सन। सिविलाइज क्या है कि जो आप टाइम की डिमांड है उस टाइम की डिमांड के अकॉर्डिंग आप रह रहे हैं, वैसे आप बिहेवियर कर रहे हैं, तो वो आपका सिविलाइजेशन है। तो सिविलाइजेशन में आपका खान पान, आपका रहन सहन, आपका उठना बैठना, आपका बोलना, सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक ऐसी सिविलाइजेशन की जो इंडस वैली के नज़दीक पाई गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानी गई। तो जैसा मैं आपको बता रही थी कि जहाँ जहाँ नदियाँ मिली, लोगों ने, पहले ज़माने में मोटर नहीं था, पानी कैसे पहुँचाया जाएगा घरों तक, कैसे खेतों तक पानी जाएगा, क्योंकि ट्यूबवेल्स तो नहीं है, इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं है, तो लोगों ने रहना वहीं पे स्टार्ट किया जहाँ पे उनको लगता था कि यहाँ पे वो पानी बहुत ईजिली ले सकेंगे, ठीक है। तो सारी सभ्यताओं ने, अगर हम देखें तो उन्होंने स्टार्ट किया रहना वहाँ पे जहाँ नदियाँ बहती थी। उन्हीं में से एक सिविलाइजेशन की हम बात करेंगे, दैट इज़ नॉन एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे पहले तो आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए। सो इसका टाइम है 2500 BC से लेके 1750 BC, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट की बात हो रही है, और आपको पता है बिफोर क्राइस्ट में हम उल्टा चलते हैं। सो 1750 BC, यानी कि कितना टाइम अगर हम बात करें तो ये टाइम है हमारे 950 ईयर्स के लगभग का, यानी कि 1000 साल तक ये सभ्यता ऐसा माना जाता है कि रही थी, ठीक है। अब क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन सिर्फ इंडस वैली के आसपास रहती थी? नहीं, इस वैली के ऊपर बहुत रिसर्च किया गया है, बहुत सारे हिस्टोरियंस ने, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च किया है। उनमें से मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी, आई एम सॉरी मेरा मैप वर्क इतना अच्छा नहीं है, पर मैं आपको बता दूँ कि अगर हम बात करें अपने इस सभ्यता की, ठीक है, इतने ही की ज़रूरत है, और उस टाइम तक पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा था, तो हमने पाकिस्तान को भी ऐड कर लिया। तो ऐसा कहा जा सकता है कि ये जो पार्ट था ये सारा का सारा ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही पार्ट था, ठीक है, जिसमें हम पार्ट ऑफ
पंजाब ले सकते हैं, पाकिस्तान तो था ही, ठीक है, हरियाणा के भी कुछ पार्ट्स, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के कुछ पार्ट्स में भी इसके कुछ एविडेंसेस मिले हैं, और गुजरात और राजस्थान में ये जो पार्ट है दैट इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज स्प्रेड हियर, ठीक है, इट वाज फाउंड हियर। अभी भी लोगों ने जो ढूंढा है, जो एविडेंसेस मिले हैं वो यहाँ पे मिले हैं, तो हम पाकिस्तान को भी इसका पार्ट मान के चलेंगे, ये आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री को पढ़ने की वजह से हमें ये ध्यान रखना है कि हिस्ट्री में जो जो चीज़ें हैं, पाकिस्तान तब तक भारत का हिस्सा था, तो हम इसको पढ़ रहे हैं। तो हमने देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया कौन कौन सा था, तो आपको इसका जोग्राफिकल एरिया अगर हम देखें तो आपको कुछ एरिया, पार्ट्स ऑफ पंजाब, सिंध, जो आप कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान के अलावा गुजरात, ठीक है, पार्ट्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के अलावा अगर हम कहें सम पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो ये एरियाज हम मान के चल सकते हैं कि ये एरियाज जो है, इन एरियाज में इंडस वैली सिविलाइजेशन फैला हुआ था। इन एरियाज में हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के एविडेंसेस मिले हैं, जिसके बेस पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ करती थी, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, इसका टाइम पीरियड आपको पता है 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी तक माना जा रहा है, ठीक है। इसके एरियाज को आपने देख लिया। अब हमें देखना ये है कि ये जो सिविलाइजेशन है, ये किन किन नदियों के आसपास फैला हुआ था। तो अगर हम बात करें मोस्टली, तो इसमें हमारी जो सबसे बड़ी जो सभ्यता है दैट वाज द हड़प्पा, और हड़प्पा रिवर जो है वो रावी नदी के किनारे मिली, ठीक है, रावी नदी के किनारे। अगर हम बात करें मोहनजोदाड़ो, तो मोहनजोदाड़ो जो है वो मिली है इंडस वैली के किनारे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता, इसी के नाम पे इसका नाम, क्योंकि ये ज़्यादा लार्ज एरिया था जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम चानूदारो, और चानूदारो अगर हम बात करें तो इट वाज इन द सिंध, इंडस ही रिवर है, लेकिन सिंध नदी जो लोकल नदियों के नाम से जो जानी जाती थी, दैट इज नॉन एज द सिंध रिवर, ठीक है। तो ये जो एरियाज थे यहाँ पे, ये नदियों के आसपास ये मिले, और ऐसा नहीं है कि बाकी जगहों पे भी नहीं मिले, क्योंकि आज की आपको पता है क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से, या ये बहुत पुरानी बात हो गई है, तो उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। हम देखेंगे कि आखिर एक इतनी बड़ी सभ्यता कैसे ख़त्म हो गई, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे क्लाइमेटिक चेंजेस का बहुत बड़ा हाथ रहा होगा। तो इसलिए बहुत सारी रिवर्स, जैसे मैं आपको बता रही थी सरस्वती रिवर के बारे में बात होती है, तो कुछ रिवर्स ऐसी हैं जो डिसअपीयर हो गई हैं, सूख गई हैं कम्प्लीटली, तो नेचुरल सी बात है इन सभ्यताओं का भी ऐसे ही डिक्लाइन हो गया होगा, ठीक है। तो ये जो हमारी नदियां हैं और वो हैं, इनके बारे में हम बात कर रहे थे कि इस तरीके से ये जो सिविलाइजेशन थी वो इस तरीके से कहा जाता है। इसका हम नाम देखें अगर, तो इस सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज का भी कहा जाता है। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के नाम से जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द सेकेंड नेम इज द ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, ठीक है।
ब्रॉन्ज कॉपर और टिन को मिला के बनाया गया एक मेटल है। तो ऐसा माना जाता है कि आपको पता है हमारे हिस्टोरियंस ने, अगर हम इसको डिवाइड करें अपने हिस्ट्री के पीरियड को, तो 4 भागों में डिवाइड किया है। उनमें से उन्होंने फर्स्ट को स्टोन एज में, और सेकंड को चालकोलिथिक एज में, और जो थर्ड है दैट इज नॉन एज द ब्रॉन्ज एज, और फोर्थ वन इज नॉन एज द आयरन एज। ठीक है, तो सबसे पहले जो अगर हम बात करें, सबसे पहले लोग स्टोन से हथियार वगैरह, टूल्स वगैरह बनाते थे जो अर्ली मैन थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने कुछ इन्वेंशंस किए चालकोलिथिक में, जिसमें उन्होंने प्रॉपर तो नहीं लेकिन उन्होंने काफ़ी ऐसे मेटल्स ढूंढ लिए थे जो स्ट्रॉन्ग थे और उनके टूल्स बनाने के काम आते थे। देन उन्होंने ब्रॉन्ज की खोज की, और ब्रॉन्ज एज, तो ऐसा माना जाता है कि ये ब्रॉन्ज एज में सिविलाइजेशन रहती थी, या ये कह सकते हैं कि इस सिविलाइजेशन में ब्रॉन्ज का डिस्कवरी हुई थी। एंड लास्ट वन इज़ नॉन एज द आयरन एज, जिसमें आयरन का खोज हुआ। ठीक है, तो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन से भी इसको नाम जाना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्रॉन्ज वॉज डिस्कवर्ड इन दिस सिविलाइजेशन, दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको अगर हम कहें तो आगे हम IVC के नाम से भी जान सकते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। शॉर्ट में अगर हम इसकी बात करें तो इस तरीके से इसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये जो सिविलाइजेशन है इसके बारे में हमें क्या जानना है, कौन कौन सी चीज़ों के बारे में। देखिए, हम लोग उस एज में वापस नहीं जा सकते हैं, हिस्ट्री की ये खास बात है, लेकिन हम हिस्ट्री को तब अपनी हिस्ट्री में शामिल करते हैं जब वो हिस्ट्री कुछ एविडेंसेस देती है जिससे प्रूव हो जाता है कि यस दिस इज़ ट्रू, तभी हम उसको अपने हिस्ट्री में शामिल करते हैं। अपनी हिस्ट्री में शामिल करने का मतलब है कि ये इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। दैट इज़ नॉट इमेजिनेशन, इमेजिनेशन नहीं है। मैं आपको सिर्फ जो कहानी सुना रही हूँ वो कहानी नहीं है, वो रियलिटी है। इसके लिए हमारे पास फैक्ट्स हैं। तो उन फैक्ट्स को जानने के लिए सबसे पहले हमें 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आप इस सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड कभी नहीं भूलेंगे। 2500 BC से लेके 1750 BC तक का टाइम माना जाएगा इसका। ठीक है, उसके अलावा जो मेन चीज़ें हैं वो आपको जो ध्यान रखना है वो हमें देखना है कि इसको हम एक टेबल की फॉर्म में याद करेंगे ताकि आपको पढ़ने में इजी रहे, याद करने में इजी रहे। तो इसमें हमें 3-4 चीज़ें जो हमें बहुत ज़रूरी हैं याद करना, वो हम क्या देख रहे हैं। दैट इज फर्स्ट वन इज द साइट, कौन कौन सी जगह मिली हमें। ठीक है, देन ईयर। ठीक है, ईयर देखा हमने कि कौन कौन सा ईयर है, किस ईयर में इसको ढूंढा गया। ईयर के लिए हमें जगह की कम ज़रूरत पड़ेगी, तो हम क्यों ना इसको छोटा कर लें, क्योंकि जो हमारा जो नेक्स्ट है उसमें हमें थोड़ा ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा ईयर हो गया। उसके बाद हम प्लेस देखेंगे कि वो जो जगह है उसको हमने कहाँ पे ढूंढा। ठीक है, वो प्लेस कहाँ पे है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके बाद हमें उस फाउंडर का नाम, उस हिस्टोरियन का नाम पता होना चाहिए जिसने इसके ऊपर रिसर्च किया। एंड लास्ट में जो हम बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किस बेस पे हम कहते हैं कि ये जो सभ्यता थी, ये सभ्यता ब्रॉन्ज एज की है, मैंने कह दिया आपको, या ये था, या उसके बारे में बताने के लिए तो हमें कुछ एविडेंसेस मिले हैं जिनके बेस पे हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जिस साइट की बात करेंगे उसको हम हड़प्पा का नाम देंगे। हड़प्पा, द फर्स्ट साइट इज हड़प्पा। अब हड़प्पा जो साइट थी 1921 में इसको ढूंढा गया, और ये किस जगह पे, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मिली थी ये सभ्यता। और इस सभ्यता को ढूंढने वाले दयाराम साहनी थे।
दयाराम साहनी जिन्होंने पहली बार बताया, कुछ एविडेंसेस ढूंढ के लाए और उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक सभ्यता रहती थी जो दयाराम साहनी की वजह से, जिसके बारे में पता चला, जिसको उन्होंने रिसर्च करके 1921 में बताया, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में DR साहनी भी कह देंगे। अगर DR साहनी के नाम से भी आता है तो समझ जाइए कि दयाराम साहनी, इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में लिखा है कि हो सकता है पूरा नाम आ जाए आपके एग्जाम में और आप कंफ्यूज हो जाओ। सो दयाराम साहनी। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें मिली। सबसे पहले जो यहाँ पे मिला था वो मिला था यहाँ पे एक ग्रेट ग्रेनरी मिली थी। ग्रेट ग्रेनरी का मतलब क्या होता है? ग्रेट ग्रेनरी का मतलब होता है कि एक ऐसा भंडार मिला था, एक इतना बड़ा एक ऐसा सामान मिला था जहाँ पे लोग सारी की सारी अपना जो उनके यहाँ अनाज होता था, इसका मतलब खेती करते थे, वो एग्रीकल्चर करते थे, तो एग्रीकल्चर का जो सारा सामान था वो उसको ला के और वहाँ पे इकट्ठा रख देते थे। अब कुछ तो रीज़न होगा कि इकट्ठा रखा जाता था, या आप ये सोचिए कि इसका मतलब बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था लोगों का एक दूसरे पे, ऑनेस्टी थी बहुत ज़्यादा, तभी सभी अपना अनाज एक जगह रखते थे। तो इसको हम, या ग्रेट ग्रेनरी जो वहाँ पे मिली है वो बहुत फेमस है। उसके बाद जो वहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मिली, दैट इज़ अ नेकेड मेल स्टैचू। नेकेड मेल स्टैचू। नेकेड मेल स्टैचू का मतलब क्या है कि एक वहाँ पे एक मूर्ति मिली है, वो मूर्ति देखा जाए तो निवस्त्र है, यानी कि उसके ऊपर ऐसा भी नहीं, आप मूर्ति के थ्रू ही अगर उसके ऊपर कपड़े पहनाने की कोशिश करें, ऐसा भी कुछ नहीं किया गया है, वो बिल्कुल नग्न मूर्ति है, इसलिए उसको नेकेड मूर्ति कहते हैं, ठीक है। एक वहाँ पे बहुत बड़ा सिंगल रूम बैरक मिला है, सिंगल रूम बैरक। सिंगल रूम बैरक का मतलब है कि वहाँ पे, इसका मतलब क्योंकि ग्रेट ग्रेनरी भी मिली है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसा है कि वहाँ पे एक ऐसा स्पेस था, हॉल था, जहाँ पे लोग आके मीटिंग्स किया करते थे, बातचीत किया करते थे। हो सकता है पॉलिटिकल, हो सकता है इकोनॉमिक, हो सकता है सोशल, ऐसे मैटर्स पे वो वहाँ पे डिस्कशन किया करते होंगे जिस मैटर पे। तो वो वहाँ पे एक सिंगल रूम बैरक मिला है जो बहुत बड़ा है। मे भी हो सकता है, कुछ लोगों का अंदाज़ा है कि हो सकता है कि यहाँ पे उनके जो स्लेव्स हैं वो रहा करते होंगे, ठीक है ना। हो सकता है जो सोसाइटी है वो दो भागों में बटी हो, अपर कास्ट और लोअर कास्ट, या स्टेटस के हिसाब से, रिच और पुअर के हिसाब से। तो हो सकता है कि उस सिंगल रूम में शेड्यूल कास्ट के जो लोग हों या स्लेव्स जो हों वो रहते हों। तो इसके बारे में कोई पक्का एविडेंस नहीं मिला है, यहाँ पे सिर्फ हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है। उसके अलावा जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट वाज द सिंबल ऑफ स्वास्तिक। सिंबल ऑफ स्वास्तिक आपको पता है हमारे हिंदू धर्म में ये बहुत ही फेमस सी चीज़ है, दैट इज़ सिंबल ऑफ स्वास्तिक। आपको पता है हम लोग पूजा पाठ में, हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो हिंदू धर्म की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ऐसा माना जाता है कि उस टाइम लोग इसको फॉलो किया करते होंगे, ठीक है। लेकिन इसका मतलब अभी भी मैं आपको बता दूं, आप ये अजम्पशन बिल्कुल नहीं लगाएंगे कि उस टाइम के लोग हिंदू ही हुआ करते थे, क्योंकि मैं अभी आपको बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट बताने वाली हूँ जो आपको ऐसा लगेगा कि अगर वो हिंदू थे तो वो ऐसा क्यों करते थे। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें हड़प्पा की संस्कृति से मिले थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोहनजोदाड़ो की। मोहनजोदाड़ो जो था साइट, इसको माउंड ऑफ डेड कहते हैं। ये एक ऊंचे टीले पे बसा हुआ शहर था, सिटी था, गांव था, कस्बा था, हम नहीं कह सकते, पर ये एक जो लोगों का जो ग्रुप था, ये मोहनजोदाड़ो का जो ग्रुप, माउंट ऑफ डेड इसलिए बोला जाता है कि बहुत ऊंचे टीले पे था, यानी कि ऊंचे स्पेस पे था, ठीक है। और इसको ढूंढा गया था 1922 में, ठीक है, 1922 में। और इसको जो जगह है, इसको लरकाना
लरकाना, लरकाना इज ऑल्सो इन पाकिस्तान, लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के लरकाना में ढूंढा गया और इसको ढूंढने वाले आर.डी. बैनर्जी थे। ठीक है, आर.डी. बैनर्जी ने इसको ढूंढा था। सो ये तो हो गया यहाँ पे कि किसने ढूंढा, कहाँ पे मिला और कौन से ईयर में मिला। अब अगेन फिर हम बात करेंगे कि इस में कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिली हमें, जो इसकी बात कर रहे हैं। इसकी जो सबसे बड़ी जो खूबी मिली थी उसको हम बोलते हैं ग्रेट बाथ। आप देख सकते हैं हड़प्पा की संस्कृति में एक ग्रेट ग्रेनरी मिली थी जहाँ पे बहुत सारा अनाज एक साथ स्टोर करके रखा जा सकता था, स्टोर हाउस भी कहा जा सकता है। यहाँ पे एक ग्रेट बाथ मिला था। आपको पता है कि बहुत सारे हमारे हिंदुओं के त्योहारों में हम लोग एक साथ नहाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं, मकर संक्रांति हो या पूर्णमासी हो तो हम लोग गंगा स्नान वगैरह करना और दान पुण्य करना एक बहुत अच्छा काम समझते हैं। तो ये ग्रेट बात ऐसे ही टाइप का कुछ चीज़ मिली है जहाँ पे एक साथ बहुत सारे लोग नहाते होंगे, जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे इस टाइप का कोई रिचुअल फॉलो किया जाता रहा होगा। ठीक है, एक वहाँ पे मल्टी पिलर्ड असेंबली हॉल मिला है, मल्टी पिलर्ड असेंबली हॉल मिला है। अगेन फिर वही बात हो गई कि बातों को डिस्कस करने के लिए बहुत सारे लोग मिलते होंगे, आपस में डिस्कस करते होंगे, सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, कोई भी मैटर हो सकता है, क्योंकि उस टाइम तक आपको पता है राजा वगैरह थे तो कोई आक्रमण ना करे, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, हाउ टू सेव आवर कल्चर और सिविलाइजेशन, शायद इन सब चीज़ों पे बात होती होगी। इस तो मल्टीपिलर्ड असेंबली हॉल मिला है जहाँ पे शायद वो लोग बैठ के बातें करते होंगे। यहाँ पे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिली है वो मिला है, यहाँ पे एक ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल मिली है। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, ठीक है, ब्रॉन्ज, इसी से पता चलता है। अभी मैं बता रही थी ना आपको कि ब्रॉन्ज एज का माना जाता है। तो ब्रॉन्ज एज इसको हमने कैसे माना, क्योंकि अगर उस टाइम तक ब्रॉन्ज नहीं था तो लोगों ने ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल कैसे बना ली, इसका मतलब ब्रॉन्ज एज होने की वजह से। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ पे एक और मिली, दैट वाज स्टैम्प। स्टैम्प मतलब मोहर, हर जगह एक मोहर होती है, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब व्यापार के लिए जिस मोहर का यूज़ होता था उसको हम स्टैम्प या सील भी बोल सकते हैं, ठीक है। उस स्टैम्प और सील पे क्या होता है, कुछ ना कुछ लगा होता है। अगर आप कुछ भी लेने जाएं तो किसी गवर्नमेंट का सील होता है तो उस पर वो उस गवर्नमेंट का लिखा होता है। आपके स्कूल में जाओगे, आपके कॉलेज में जाओगे, कहीं भी जाओगे तो एक सील होती है जिस मोहर के बेस पे उसको उसकी ऑथेंटिसिटी को माना जाता है। तो यहाँ पे स्टैम्प और सील में पशुपति देव की, पशुपतिनाथ की पिक्चर बनी हुई थी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है पशुपतिनाथ बने हुए थे। पशुपतिनाथ किसको कहते हैं, पशुपतिनाथ भगवान शिव को कहा जाता है, ठीक है। तो भगवान शिव बने हुए थे उस पर। इसका मतलब हम फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मे बी वो लोग भगवान शिव की पूजा करते हों, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे जो एक बहुत ख़ास चीज़ मिली है, वहाँ पे एक कपड़े का पीस मिला है, पीस ऑफ क्लॉथ मिला है वहाँ पे, दैट इज़ क्लॉथ जो है फैब्रिक है उसका वुवन पीस ऑफ वुवन पीस ऑफ क्लॉथ मिला है। इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद उस टाइम तक लोगों को कपड़ा बुनना आ गया था, शायद वो कपड़े बुनते थे। देखिए नदियों का किनारा था, मिट्टी काफ़ी उपजाऊ रही होगी, तो ऑफकोर्स वहाँ पे कपड़े बुने जाते होंगे क्योंकि कॉटन वगैरह उगाया जा सकता होगा। ये दिस इज़ जस्ट, फिर मैंने आपको बताया कि हम सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, ठीक है। एक और जो चीज़ वहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट मिली थी, वहाँ पे
आज के टाइम पे बहुत ही मॉडर्न सिटी अगर हम उसे कहें, ग्रेट ग्रीनरी है, ग्रेट बात है, वहाँ पे एक जो है वो ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा था, ड्रेनेज सिस्टम। अब इस ड्रेनेज का मतलब नदियों से नहीं, इस ड्रेनेज सिस्टम का मतलब नालियों से है, जो कि बहुत अच्छे से बहती थी, प्रॉपर नालियाँ बनी हुई थी जो उस एरिया के पानी को बाहर निकालती थी, उस एरिया को साफ़ सुथरा रखने के लिए। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे 2 तलवारें भी मिली हैं जो ब्रॉन्ज की बनी हुई थी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे देखा कि ये 2 चीज़ें, वहाँ जो 2 सभ्यताएं थी, वहाँ पे इस सभ्यता की 2 जगह हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, दैट इज़ वेरी फेमस। ठीक है, अब अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो जो नेक्स्ट हमें साइट के बारे में बात करनी है, वो साइट थी हमारी ईयर, प्लेस, फाउंडर एंड द थिंग्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे साइट देखा, ईयर देखा, प्लेस, फाउंडर एंड द थिंग्स। तो जो अगली जो थे कालीबंगा, कालीबंगा, ये नाम कहाँ से आया? कि कालीबंगा का मतलब है, जब हिस्टोरियंस इस जगह की खुदाई कर रहे थे तो यहाँ पे उन लोगों को ब्लैक कलर की चूड़ियाँ मिली थी। ठीक है, इसीलिए इसका नाम काली मीन्स ब्लैक, बंगा मीन्स बैंगल्स या चूड़ियाँ, तो कालीबंगा इस बेस पे इसका नाम रखा गया कालीबंगा। इट वॉज फाउंड इन ईयर 1953। ठीक है, 1953 में हनुमानगढ़, राजस्थान। हनुमानगढ़ राजस्थान में मिली है। ठीक है, अगर हम इसके फाउंडर का नाम बोलें तो इसको ढूंढने वाले का नाम बीबी लाल है, बीबी लाल। ठीक है, और अगर हम बात करें, ऑफ कोर्स जो नाम था इसलिए यहाँ पे ब्लैक बैंगल्स मिले थे। ब्लैक बैंगल्स। ठीक है, ब्लैक बैंगल्स के अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे एक क्लाउड फील्ड मिला। क्लाउड फील्ड का मतलब है कि खुदा हुआ, मतलब जोता हुआ, जुताई की हुई एक खेत मिला है, जिसका मतलब ये है कि दे वर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक टाइल्ड फ्लोर भी मिला है। टाइल्ड फ्लोर का मतलब है कि यहाँ पे जो फ्लोरिंग की गई थी, मतलब मैंने आपको बताया मॉडर्न सिटीज़ थी तो वहाँ पे जो टाइल्ड है इंटरसेक्ट थे, आपस में जुड़ी हुई थी और यहाँ पे बहुत अच्छे से इस फ्लोरिंग को किया गया था। ठीक है, उसके अलावा बोन्स ऑफ कैमल मिले हैं यहाँ पे, बोन्स ऑफ कैमल मिले हैं। इसका मतलब यहाँ पे रेयरिंग जो है वो एनिमल की जाती थी और बोन जो कैमल्स है वो शायद रखे जाते होंगे। एक और चीज़ जो मिली है वो व्हील मिला है, इसका मतलब उन्होंने यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी करते थे और तब तक शायद व्हील का इन्वेंशन हो चुका था। ठीक है, और उसके अलावा एक ह्यूमन हेड मिला यहाँ पे। आपको पता है इसके बेस पे लोग एज पता कर लेते हैं, तो ह्यूमन हेड मिला है। और जो एक बहुत ही खास चीज़ है ये, दैट इज ब्यूरियल मिला है, यहाँ पे एक ब्यूरियल प्लेस मिला है, यानी कि दफनाया गया है जहाँ डेड बॉडीज़ को, वो एक जगह मिली है। और उसमें जो है उसका जो शेप है आइदर 2 टाइप के मिले हैं,
एक तो ओवल है और एक रेक्टेंगल है, तो इसलिए अभी मैं ये नहीं बता सकते हम लोग कि उसमें जो डेड बॉडीज़ मिली हैं उसके बेस पे अब हम इस टाइम ये तो नहीं बता सकते। मे भी हो सकता है ये 2 टाइप की इसलिए मिली हो कि शायद ये क्लासिफिकेशन हो, एक रिच और एक पुअर के लिए हो सकता है, एक राजा और एक गरीब के लिए हो, तो कुछ भी हो सकता है, पर ये 2 टाइप के ब्यूरियल प्लेसेस मिले हैं। तो आपसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की ये 3 शहरों के बारे में अगर बात किया जाए, 3 प्लेसेस के बारे में बात किया जाए तो ये आती हैं। लेस डेवलप था ये हड़प्पा से देखा जाए तो, ठीक है। तो ये जो आपने देखा इन 3 साइट्स के बारे में और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और इसके बारे में अभी और बहुत कुछ जानना है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। मैं चाहूँगी कि आप सारी इन्फॉर्मेशन देखें, इसलिए आपको नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना चाहिए और लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए, बहुत काम की चीज़ है। थैंक यू वेरी मच।